हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है, अभी हम इंडियन पॉलिटी चल रही है आपके लिए, जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 है, और ये आपका 6वां वीडियो रहेगा इस सीरीज का। और इसमें जो है हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो डायरेक्ट DPSP है हमारे, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो जो आपके भाग 4 में दिए गए हों उनको हम ये इस वीडियो में जानेंगे। 36 से आर्टिकल 51 तक ये हैं, सभी को अच्छी तरीके से समझेंगे और जो भी प्रश्न बनते हैं उनको अलग से डिस्कस किया जाएगा। तो इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिएगा। और साथ ही ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जाता है, अगर इनसे में से कोई भी आप लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और बाकी अगर रिव्यू चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले जो हैं कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये किस आर्टिकल से किस तक हैं। तो ये आर्टिकल आपके 36 से 51 तक आते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है, भाग 4 में आते हैं, ठीक ना। कहाँ से हमने लिए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से हमने जो है बोरो किए हैं, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, एक उधार का थैला है, ठीक है ना। तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से, और इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें कि हम इनके लिए कोर्ट चले जाएं, यानी कि ये बात योग्य नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें कम से कम याद रखिएगा। चलिए बाकी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था, कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये इसलिए डाले गए थे ताकि जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, ठीक है। चलिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो आपका ये पंचायती राज का गठन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे। DPSP में कुछ 4-5 ऐसे आर्टिकल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसमें है आपका आर्टिकल 40, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। चलिए देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक और। चलिए, एक समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, लेकिन जो समान नागरिक संहिता है, जो आर्टिकल आपके 44 में दी गई है कि जो है नागरिक संहिता, तो ये मतलब दिया गया है आपके आर्टिकल 44 में, जो राज्य का DPSP है। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य जो बना था वो आपका गोवा बना था, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कहाँ पर ये अभी है, तो गोवा में है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि प्रत्येक धर्म के लोग जो हैं वो सभी को एक समान समझा जाएगा, किसी भी प्रकार से उनमें भेदभाव नहीं होगा। चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है, अगर राज्य चाहे तो इन्हें दे सकता है और नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, राज्य अपने संसाधन के आधार पर इन्हें अप्लाई करता है। चलिए आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो वो है आपका अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि जो मतलब मजदूरों के लिए कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिले, और साथ ही जो यूनियन बनती हैं या फर्म चलती हैं तो उनमें मजदूरों की सहभागिता होनी चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपके राजनीति जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए जो है समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह एक महिला कार्य कर रही है, एक जगह एक पुरुष कार्य कर रहा है, तो उनमें किसी भी प्रकार से हमें भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि जितना कार्य वो कर रहा है उतना ही मतलब दोनों एक समान कार्य करते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 44 में जो है ये बात कही गई है। चलिए, आर्टिकल 44 में तो आपका क्या है ना कि जो है वो है समान नागरिक संहिता है, यानी समान नागरिक संहिता। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आता है, जो कि आपका आर्टिकल 43 में डिस्कस किया गया है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा आर्टिकल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हो, तो लास्ट जो दिया है हमारा आर्टिकल 51, उसमें आंतरिक और बाह्य शांति बनाए रखने का जो है राज्य का कर्तव्य है। चलिए, और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। आगे दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये कथन किसने कहा है, तो ये कहा है आपके KT शाह ने, कि जो है DPSP ऐसी चीज़ है कि जिसे मतलब अपनी सुविधा के अनुसार राज्य जो है लागू कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है
36 से शुरुआत करते हैं और 51 तक चलेंगे। सभी को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 36 है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा या जो डीपीएसपी हैं उनके बारे में क्या है, क्या होते हैं, क्या ये सब बताया गया है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होगा, यानी कि अगर आपको राज्य चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। यही तो आपके केटी शाह ने कहा है कि जो है ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा कर सकता है, ठीक है ना। 37 हो गया। 38 में क्या कहा गया कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोगों के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। तभी आप देखते होंगे कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री कई योजनाएं चलाते हैं, मुख्यमंत्री मातृत्व योजना, तो कई योजनाएं आप देख सकते हैं सभी राज्यों में चलती हैं। कोविड में भी कई योजनाएं चली थी, ठीक है ना। तो और आय को असमानता को कम करना भी राज्य का उद्देश्य होता है। 39 में क्या कहा, 38(2) भी है, तो जो है 38(2) क्या कहता है कि जो राज्य है आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल गरीब व्यक्ति है तो वो गरीब ही होता चला जा रहा है, तो ऐसे कुछ मतलब जो ज़्यादा धनी व्यक्ति है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा और जो गरीब आदमी है उस पर टैक्स कम लगेगा या लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी मतलब चीज़ें बनाना। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मतलब किसी जुर्म में फंस गया है या किसी पर केस चल रहा है, उसके पास पैसा नहीं है या संसाधन नहीं है कि वो कुछ वकील कर सके, तो उसके लिए निःशुल्क जो है विधिक सहायता भी राज्य उपलब्ध कराएगा। 39 का क्या कहता है कि समुदाय के जो है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो सके, ठीक है ना। यानी कि जो संसाधन हैं राज्य के वो इस प्रकार उपयोग होने चाहिए ताकि सभी को जो है समुचित लाभ मिल सके। 39 घा क्या कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए हम वही आपको पहले ही बताया कि जो पुरुष और स्त्री हैं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसके पहले भी हमने बताया था अगर वहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई हो एक लाइन में तो आप याद रखिएगा, ये बात कही गई है आपकी 39 घा में कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 39 डा जो है वो क्या कहता है, स्त्री और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य का, शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का भी दुरुपयोग ना हो, यानी कि जो पुरुष हैं और स्त्री कर्मकारी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। बाकायदा कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसे ज़बरदस्ती कार्य ना लिया जाए, उनकी शक्ति के आधार पर उनको कार्य दिया जाए जितना वो मतलब कार्य कर सकते हैं, और जो सुकुमार बालक हैं जो कार्य करने लायक नहीं हैं उनसे ज़बरदस्ती कार्य ना कराया जाए। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डीपीएसपी में, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। ये बात तो आपके डीपीएसपी में कही गई है और इसी के तहत आपके देखिए जो मतलब आगे आर्टिकल आता है आपका 243A से लेकर ओ तक, तो इसमें जो है पंचायती राज की बात कही गई है जो 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, ठीक है ना। और जो आपकी ग्राम पंचायत है वो आपकी 29 विषयों पर कानून बना सकती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। कुछ दशाओं में जो काम यानी कि काम पाने का, जैसे आपकी मनरेगा वगैरह चलते हैं तो ये किस इसी प्रकार से चलते हैं। शिक्षा पाने का अधिकार है, लोक सहायता, ठीक है ना, पाने का भी अधिकार होगा आर्टिकल 41 के अंतर्गत। चलिए, मतलब कि जब भी तो जो है मनरेगा के अंतर्गत लोगों का अधिकार है कि उन्हें काम दिया जाए, तो जो है गांव में काम चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता देना, ठीक है ना। क्या मतलब कहने का ये है कि जो है काम की न्याय संगत दशाएं, देखिए काम की न्याय संगत दशाएं कहने का मतलब ये है कि जो मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए गर्मी पड़ रही है या कुछ ऐसी दशाएं हैं, व्यक्ति काम करने की अवस्था में नहीं है, उसे बुखार है, बीमार है या मतलब इसका एक्सीडेंट हुआ है, महिला जो है वो गर्भवती है, तो ऐसी दशाओं में जो है मतलब उनसे न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती कार्य कराया जाए, तो आर्टिकल 42 आपका ये कहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 43 जो कहता है कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है ना, कर्मकारों के लिए निर्वाह यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी है कम से कम वो जो है निश्चित की जानी चाहिए कि जो है इतनी मजदूरी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद जो है 43 का की ओर बढ़ते हैं, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का लेना,
चलिए यहाँ पर थोड़ा आपको विलर दिखा रहा होगा, तो एक सेकंड हम आपको बताते हैं कि उद्योगों में प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। तो देखते होंगे कि कई जो आपके चाहे लघु उद्योग हों या कुटीर उद्योग लगे हों, तो उनमें जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी उनमें जो है उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। चलिए अनुच्छेद 43 का क्या कहता है कि सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधनों को बढ़ावा देना। जो सरकार सी सहकारी समितियां बनती हैं, आपने देखा होगा कई, और स्वैच्छिक गठन होते हैं, कई स्वायत्त संचालन एनजीओ वगैरह बनते हैं, तो उनको लोकतांत्रिक नियंत्रण और उनके व्यावसायिक प्रबंधन को भी उनके मतलब कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं होनी चाहिए जो उनका प्रबंधन देखें। चलिए आर्टिकल 44 क्या कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जो कि आपके आर्टिकल 44 में बात कही गई है और ये अभी तक केवल गोवा में जो है लागू की गई है। अनुच्छेद 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल 45 है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आर्टिकल जो है आपके कई आर्टिकल आता है, एक जो है आर्टिकल तो नहीं सॉरी आपका जो है मौलिक अधिकार भी ये बच्चों का है। 21A में जो है उनको अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। और आपका जो हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य, तो उसमें जो 51A में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो उसमें भी वो ये बात कही गई थी। और देखिएगा यहाँ पर 6 वर्ष लिखा है, तो यहाँ पर 6 वर्ष ना होकर होना चाहिए था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है राज्य करेगा। केंद्र तो इसके लिए प्रयास करेगा ही, साथ ही जो है राज्य भी प्रयास करेगा। चलिए अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि SC और ST दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक सहायता में अभिवृद्धि करना, यानी कि जो SC ST और जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए जो है राज्य पर्याप्त प्रयास करेगा ताकि वो शिक्षा में सुधार कर सकें और उनके आर्थिक हितों का भी सुधार हो सके। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं, तो देखिए ये तो राज्य के ऊपर है, लेकिन एक और चीज़ राज्य को दी गई है, वो है आपका 335 आर्टिकल 335 भी दिया गया है राज्य के बारे में कि SC ST जो है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो आपका आरक्षण दिया जाता है, मतलब जैसे OBC का 27% है, तो इस प्रकार से जो उन्हें आरक्षण मिला है वो राज्य को देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और ये जो है आर्टिकल 335 है, आपके भाग 16 में दिया है, इसे राज्य देता है और इसके लिए वो न्यायालय में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 46 के लिए नहीं जा सकते, लेकिन जो आर्टिकल 335 इसलिए बनाया गया कि इसके लिए वो जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ और भी हैं जो राज्य के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको बता ही देते हैं। जो 350A है आपका आर्टिकल 350A, तो इसके अंतर्गत ये आपका भाग 17 में आता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक राजभाषा बनाया गया है, जो हम 343 से 51 तक पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है 350 में कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो जो है प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे, यानी कि जो बच्चों को शिक्षा दी जानी है वो मातृभाषा में देगा। ठीक है, और एक और है आपका 351 भी है। तो ये क्या बताता है हमारे लिए कि राज्य का कर्तव्य होगा कि जो है हिंदी भाषा का विकास करेगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 47 क्या बताता है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार और हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी कि जो आपके पेय पदार्थ हैं, शराब वगैरह हैं, इन पर प्रतिबंध लगाएगा, पोषण स्तर में सुधार करेगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके जो जैसे हो गया बिहार और गुजरात, तो इनमें जो है शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था आर्टिकल 47 के अंतर्गत। आर्टिकल जो है 48, तो इसमें क्या कहा गया है, गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध तथा उनकी नस्लों में सुधार। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौ हत्या पर कानून के मतलब किस आर्टिकल के तहत बनेगा, तो वो है आर्टिकल 48 के तहत बनेगा। ठीक है ना, पशुपालन वगैरह भी जो है आपका इसी में आ जाता है। ठीक है, और इसमें आपके साथ ही पर्यावरण जो है उसको भी सम्मिलित किया जाता है कि पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। आर्टिकल चलिए ये आगे दिया है, ठीक है ना, वो देखिए डिटेल में आ गया है। तो 48 हो गया। 48 में कृषि और पशुपालन भी बताया गया है। 48 का में जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों और स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक हैं उनकी जो है राज्य को यानी कि उनका संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 इंपोर्टेंट है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक, राज्य प्रयास करेगा कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनको पृथक पृथक रखेगा। और अनुच्छेद 51 बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में जो है वृद्धि
करेगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति बनाए रहेगा, मतलब और साथ ही बाह्य शांति भी रहेगी, और उसको बढ़ाने का भी, सुरक्षा का बढ़ाने का भी प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके जे, ठीक है ना। अब इससे में प्रश्न बनते हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। चलिए एक सेकेंड। तो आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कुछ पूछा जाता है कि गांधीवादी बताइए, ठीक है ना। तो गांधीवादी जो हैं आपके आर्टिकल हैं, जैसे कि याद रखिएगा 40 में क्या बात कही गई है कि जो है ग्राम पंचायतों का गठन, और आपका आता है 46 नंबर का, जो 46 नंबर हमें बताता है, क्या बताता है कि SC ST और दुर्बल वर्गों के लिए जो है शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। और इसके बाद आता है आपका 47 नंबर का। तो 47 क्या बताता है हमारे लिए कि जो पोषण स्तर में सुधार करना, साथ ही जो है नशीले पदार्थों का उपभोग पर प्रतिबंध। और आता है आपका 48 में क्या है कि जो है पर्यावरण संरक्षण, कृषि और पशुपालन और गौहत्या के बारे में बात कही गई है। तो ये जो 4 दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। इसके बाद आपसे पूछे जाए समाजवादी पर, तो समाजवादी व्यवस्था पर कौन से आधारित हैं, तो वो हैं आपके, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह, 38, 39 और आपका जो है 39A भी उसी में आता है, 41, 42, 43 और आपका जो है 43A और 47, 43A और 47। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे जो हैं आपके समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और एक और आते हैं आपके लिबरल, यानी कि स्वाधीनता या आज़ादी के बारे में, तो वो आते हैं आपके 44, 45, 49, 50 और जो है 51। ये आते हैं आपके जो है लिबरल के बारे में या स्वाधीनता के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। और ग्राम शासन के माध्यम से जो है एक राम राज्य की भी बात कही जाती है, प्रश्न पूछा जाता है। तो किस में की गई है राम राज्य की बात, तो वो की गई है 44 में, यानी कि समान नागरिक संहिता जो बताता है कि राम राज्य के बारे में। और जो राम राज्य शब्द है ये आपके स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय की बात कहाँ पर की जाती है, आपके DPSP में की जाती है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और जो केंद्र राज्य संबंध आर्टिकल आपका 50 दिया है, उसके लिए जो है एक आयोग भी बना था, जो कहते हैं हम सरकारिया आयोग, जिसका गठन 1983 में किया गया था, जो है किसके लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए। और 2007 में एक आयोग बना था, जो बना था आपका पुंची आयोग, ये भी जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतने ही प्रश्न हैं जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बन सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपका होगा फंडामेंटल ड्यूटीज पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।